हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो बेटा आप लोग। उम्मीद है केमिकल इक्विलिब्रियम के शुरुआत के 3 लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। उसमें मैंने बेसिक्स की बात की थी कि केमिकल इक्विलिब्रियम में किस तरह की बेसिक कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। आज हम लोग उसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एंड उसके बाद इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे खूबसूरत चीज की शुरुआत करेंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम, एसी दिया हुआ है रिएक्शन का, ए प्लस बी चेंजिंग इनटू सी प्लस डी। यदि एक मोल ए का लिया जाए, एक मोल बी का लिया जाए, तो इक्विलिब्रियम पे सी का कितना अमाउंट यानी कितना मोल बनेगा। अमाउंट का मतलब यहाँ पे मोल से है बच्चों। आप सॉल्व कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। रिएक्शन है ए प्लस बी चेंजिंग इनटू सी प्लस डी। इसका हमने शुरुआत में एक मोल लिया, इसका एक मोल, इसका एक मोल, ये 0 0 होगा। मान लीजिए इक्विलिब्रियम पे इसमें से x निकल गया, इसमें से भी x निकल जाएगा, ये x और ये x बनेगा। ओके, जो केसी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 9, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन A का कॉन्सेंट्रेशन इंटू B का कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि वॉल्यूम का कोई लफड़ा नहीं है, दोनों तरफ बराबर नंबर ऑफ मोल हैं, ये मानते हुए कि ये गैसियस स्टेट में रिएक्शन हो रही है। सीधे मैं मोल भी लगा सकता हूँ, लेकिन आपकी खातिर मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाल रहा हूँ वॉल्यूम से डिवाइड करके। तो सिंपली आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, तो 9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी इंटू एक्स अपॉन वी अपॉन 1 - x/v इंटू 1 - x/v, राइट। अब यहाँ से वॉल्यूम पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। ओके, यानी x अपॉन 1 - x 3 आ गया, तो x इज इक्वल टू 3 - 3x यानी 4x इज इक्वल टू 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू 0.75 आ जाएगा, राइट। हमें c का अमाउंट यानी c के मोल निकालने थे, यानी x निकालना है एक्चुअली। तो आपका आंसर आ गया 0.75। इजी, बहुत आसान क्वेश्चन था। सिर्फ बेसिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेफिनेशन लगा के ही, फार्मूला लगा के ही आंसर आ जाता था। ओके गाइस, अगला सवाल देखिए बच्चों। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, केपी इस रिएक्शन का दिया हुआ है 4000 केल्विन। व्हाट वुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इफ एट इक्विलिब्रियम द अमाउंट ऑफ SO2 एंड SO3 आर सेम। अमाउंट ऑफ SO2 एंड SO3 आर सेम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। 2SO2 गैस चेंजिंग इनटू SO3 गैस प्लस, आई मीन यहाँ पे प्लस O2 गैस भी आएगा। जस्ट अ मिनट, 2SO2 gas plus O2 gas changing into 2SO3 gas। ठीक है, केपी हमको दिया हुआ है 4 ATM, और अमाउंट ऑफ SO2 एंड SO3 सेम दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। SO2 और SO3 का अमाउंट सेम है, मोल सेम है, यानी प्रेशर भी सेम होगा। तो इसको मैं P और इसको P मान लेता हूँ, और इसको X मान लेता हूँ। क्लियर। अब अगर मैं केपी का फार्मूला लगाऊं, जो कि ये सभी प्रेशर हैं, प्रेशर के टर्म्स लिखे हुए हैं। केपी का दिया हुआ है मुझे वैल्यू 4। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। और ये दोनों बराबर हैं, देखिए पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से मुझे x की वैल्यू 1/4 यानी कि 0.25 ATM मिल गई। ओके, 0.25 ATM मिल गई। और यही निकालना था हमें, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना था बच्चों, यानी x निकालना था। सीधा सीधा आंसर। ओके गाइस, चलो बच्चों अगला सवाल। फॉर द रिएक्शन A2 plus 2B2 giving 2C2, the partial pressure of A2B2 at equilibrium at this partial pressure of system 2.8 एटमॉस्फेयर है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। एक और बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए A2 गैस है, 2B2 गैस है, एंड 2C2 गैस बन रहा है। क्वेश्चन में बोला है A2 और B2 का पार्शियल प्रेशर 0.8 एंड 0.4 है। ये इक्विलिब्रियम पे है, यस 0.8 है और ये 0.4 है। एंड टोटल प्रेशर मुझे 2.8 ATM दिया हुआ, 2.8 ATM दिया हुआ है। क्या मैं लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C2 इक्वल टोटल प्रेशर। ये है 0.8, B2 का है 0.4,
पार्शियल प्रेशर ऑफ C2 यहाँ से निकल जाएगा, 2.8 दिया हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C2 कितना हो गया बच्चों, 2.8 माइनस 1.2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.68 एम, ओके, ठीक है। तो अब मुझे C2 का पार्शियल प्रेशर 1.68 एम मिल गया। अभी मुझे Kp निकालना है क्या, अब भी मुझे बताने की जरूरत है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अब मैं लगा सकता हूँ Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 का स्क्वायर, ओके। तो C है 1.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 है 0.8 इंटू B2 यानी कि 0.4 का स्क्वायर। इस वैल्यू को आप डाल दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। आंसर मेरे ख्याल से 20 आ जाएगा, ओके बच्चों। यहाँ भी बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है, चीजें इक्विलिब्रियम पे दी हुई हैं और आपको इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर निकाल के Kp का फॉर्मूला लगा देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ प्योर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड heated 2000 Kelvin decomposes like this. Equilibrium constant Kp दिया हुआ है। एनालिसिस बताता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0.25 है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम इज, अगेन बिल्कुल सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। Kp जो मुझे 100 दिया हुआ है, राइट। एनालिसिस बताता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0.25 है, तो सीधे मैं लिख सकता हूँ 2NO2 गैस चेंजिंग इनटू 2NO गैस प्लस O2 गैस, राइट। NO2 गैस, ऑक्सीजन का प्रेशर 0.25 है। कोई मुझे बता सकता है NO का प्रेशर कितना होगा इक्विलिब्रियम पे? जितना ऑक्सीजन बनेगा उसका 2 गुना NO बनेगा, राइट। जितने मोल ऑक्सीजन बनेगा उसका 2 गुना मोल NO बनेगा इक्विलिब्रियम पे, तो ये 0.5 हो गया, राइट। इसका हम x मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर। तो सभी का पार्शियल प्रेशर मुझे इक्विलिब्रियम पे पता है, जो मोल में रेशियो होगा वही इनके प्रेशर में रेशियो होगा। तो अगर इसका प्रेशर 0.25 है तो इसका 0.5 हो जाएगा। बस Kp जो कि 100 दिया हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का होल स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर। तो NO है 0.5 स्क्वायर इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई हाउ मच x स्क्वायर। बस अब आपका कैलकुलेशन पार्ट रह गया, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 0.025 ATM, ओके, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हेन अल्कोहल, ethyl alcohol and acetic acid are mixed together in equimolar ratio at 27 degree centigrade, 33% of each is converted into ester। कैसे निकालना है? ये बड़ा अच्छा सा सवाल है जहाँ पे सारे कंपोनेंट लिक्विड फेज में लिए हैं, और क्योंकि जब ये मिक्स हो जाएंगे तो कोई भी प्योर लिक्विड नहीं बचेगा, तो हमें सभी की कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखते वक्त लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो आपका रिएक्शन है C2H5OH प्लस CH3COOH लिक्विड, ये भी लिक्विड चेंजिंग इनटू CH3COO C2H5 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड, ये 1 है शुरू में, है ना। इक्विमोलर रेशियो 1 नहीं है, सिर्फ इक्विमोलर दिया है तो A मान लेता हूं, राइट। अब इसमें से 33% रिएक्ट कर गया, इसका मतलब A/3 रिएक्ट कर गया, इसमें से भी A/3 रिएक्ट कर गया, A माइनस A/3, राइट। और अगर A/3 रिएक्ट कर गया तो 2A/3 बच गया, और ये सारे A/3 और A/3 बन गए, ठीक है। तो ये आपका 2A/3 है, ये आपका 2A/3 है, ये आपका A/3 और ये आपका A/3 है। आपको कैसे निकालना है? क्योंकि ये सभी हमने मोल लिए थे और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ भी आप मान लो, क्योंकि दोनों तरफ बराबर मोल हैं कंपोनेंट्स के, तो वॉल्यूम कट जाएगा। तो क्या मैं सीधे यहाँ पे मोल्स लिख सकता हूँ, या आप इसको कॉन्सेंट्रेशन भी समझ सकते हो। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है दोनों का, और 1/3 रिएक्ट कर गया, तो 2/3 ये बचे हैं और 1/3 ये बन गए। तो क्या मैं Kc को डायरेक्टली लिख सकता हूँ बच्चों, A/3 इंटू A/3 डिवाइडेड बाई 2A/3 इंटू 2A/3, और ये सारा आप करके निकालोगे, दिस कम्स आउट टू बी 1/4। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन है, काफी कॉमन क्वेश्चन है ये बच्चों। आज की सबसे इंपॉर्टेंट, इस लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू करते हैं, ली चैटलर प्रिंसिपल। ये बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, बैकबोन है समझ लीजिए। और आगे जब आप आयनिक पढ़ेंगे तो उसमें भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत एप्लीकेशन आने वाली है। ली चैटले प्रिंसिपल कहता है बच्चों कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उसमें किसी भी प्रकार का आप चेंज करते हो, कोई छेड़छाड़ करते हो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो, तो इक्विलिब्रियम उस चेंज को अवॉइड करता है, उस चेंज से पड़ने वाले प्रभाव को खत्म करने की कोशिश करता है। यानी वो कहता है कि मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं, मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में किसी भी प्रकार का चेंज किया जाए तो इक्विलिब्रियम ऐसी दिशा में चला जाता है, ऐसी डायरेक्शन में चला जाता है जिधर जाने से किया गया चेंज खत्म हो जाए, उसका प्रभाव खत्म हो जाए। राइट? तो अगर इसको लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, if a reversible reaction which is in equilibrium is subjected to any change में आपका टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, इनर्ट गैस कुछ भी आ सकता है, the equilibrium will try to shift, or equilibrium will shift in a direction to nullify the effect of change, यानी उस चेंज का प्रभाव निरस्त हो जाए, खत्म हो जाए। राइट? ये सिंपल सी बात है, ली चैटले प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है कि भाई मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है, तुम कुछ भी करोगे मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम्हारे द्वारा किया गया जो चेंज है वो उसका प्रभाव खत्म हो जाए। ओके? तो अब इस पर्टिकुलर ली चैटले प्रिंसिपल को अगर मैं मैथमेटिकली समझना चाहूँ तो मैं कैसे समझूंगा, जरा देखिए। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू पी अपॉन ए प्लस बी। यदि आपको पी अपॉन ए प्लस बी जो कि टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल बताता है, आपको अपने एक्सप्रेशन में नहीं चाहिए, तो आप सिंपली पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा के पी अपॉन एन को क्या मैं आर टी अपॉन वी लिख सकता हूँ, तो पी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी लिख सकता हूँ। तो सिंपली ये जो के पी का एक्सप्रेशन है ये मेरा बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू आर टी अपॉन वी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन की मदद से मैं पूरा ली चार्ट प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे शुरू करते हैं, सबसे पहला इंपैक्ट, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। यानी अगर हम किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करें या फिर मोल्स को अल्टर करें, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल को चेंज करो तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाती है। फिर वही रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चों, N2O4 चेंजिंग इनटू 2NO2, गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं। अभी अभी मैंने केपी लिखा था बी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पे ए मोल इसके थे, बी मोल इसके थे इक्विलिब्रियम पे, राइट? एंड आर टी अपॉन बी। जरा सोचिए कि इस रिएक्शन में यदि मैं सी मोल NO2 ऐड कर दूं तो बी की जगह बी प्लस सी हो जाएगा, एंड बी प्लस सी जब आप यहाँ रखोगे बच्चों वैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और जो Kp है वो अब Qp बन जाएगा। एंड क्लियरली दिख रहा है क्योंकि मैंने न्यूमरेटर बढ़ा दिया है Kp के एक्सप्रेशन में, तो Qp का वैल्यू Kp से अधिक हो गई, और अगर Qp का वैल्यू Kp से अधिक हो गई इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन हो गई। राइट? यानी आपने प्रोडक्ट के मोल बढ़ाए और रिएक्शन बैकवर्ड चली गई। इसी प्रकार से अगर आपने N2O4 के मोल ऐड कर दिए होते, जरा सोचिए, सिंपली मैं अब N2O4 के मोल बढ़ा रहा हूं तो सी मोल ऐड करने से डिनोमिनेटर बढ़ गया, यानी जो Qp आएगा इस बार वो Kp से लेस हो जाएगा, और अगर Qp की वैल्यू Kp से लेस होगी दैट मीन्स ये फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी। तो आपने देखा कि मैंने रिएक्टेंट बढ़ाया, फॉरवर्ड रिएक्शन चली गई, प्रोडक्ट बढ़ाया, बैकवर्ड रिएक्शन चली गई। तो क्या मैं अब इन जनरल कह सकता हूं कि अगर किसी गैसियस रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल को बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और प्रोडक्ट के मोल को बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ध्यान रखिए मैं गैसियस कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार का चेंज सॉलिड और लिक्विड के केस में भी हो। तो सिंपली मैं यहां पे लिख रहा हूं इसका कंक्लूजन कि ऑन इंक्रीजिंग
number of moles of gaseous reactant shift the equilibrium in forward direction and on increasing number of moles of products shift the equilibrium in backward direction. All right guys, तो ये जनरल कंसेप्ट है कि गैसियस रिएक्शन में गैस के मोल बढ़ाओगे, अगर वो रिएक्टेंट है तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, और अगर प्रोडक्ट गैसियस के मोल बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। बट याद रखिएगा बच्चों, सेम चीज आप सॉलिड या लिक्विड के लिए नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ इक्विलिब्रियम पे है। आपको पता है Kp इसका PCO2 होता है, या Qp इसका PCO2 होगा किसी भी स्टेज पे, या Kc इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 के बराबर होगा। अब आप सोचिए, यदि आपने कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड डाला होता तो क्या इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ता? नॉट एट ऑल, क्योंकि Kp के एक्सप्रेशन में या Qp के एक्सप्रेशन में कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट तो आ ही नहीं रहा है ना। दैट मीन्स यहां मैं इन जनरल लिख सकता हूं कि इन अ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया adding pure solid and pure liquid component, adding pure solid, adding or even removing pure solid or pure liquid component will not affect the equilibrium state. क्लियर है बच्चों? will not affect the equilibrium state. equilibrium state पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, ऑलराइट बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी इम्पैक्ट पड़ता है ऐड करने का, मोल को ऐड करने का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, वो गैसियस कंपोनेंट ज्यादा इफेक्ट डालता है। अगर हमारे पास लिक्विड्स होते और वो भी लिक्विड्स का मिक्सर होता तो हो सकता है लिक्विड ऐड करने पे भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन अगर कोई प्योर लिक्विड है या प्योर सॉलिड है तो उस केस में हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनअफेक्टेड, कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ने वाला है। इसी बात पे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, एक बार करते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है कि सिंपली मेरे पास एक इक्विलिब्रिया है, कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया है मेरे पास CH3COOH लिक्विड, बल्कि एक्वस ले रहा हूं मैं, एक्वस प्लस C2H5OH एक्वस changing into CH3COO C2H5 aqueous plus water. What will be the effect of addition of water? What will be the effect of addition of water on this equilibrium? अगर इसमें वाटर डाल दें तो इस इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो आप लोग सोचिए कि क्या इंपैक्ट पड़ना चाहिए, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए आप इक्विलिब्रियम पे इसके A मोल है, इसके B मोल है, इसके C मोल है। इसके मोल की हमें जरूरत नहीं है, तो और पूरे सिस्टम का वॉल्यूम में V मान लेता हूं। वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ होल सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लिए, क्योंकि जब ये तीनों मिल जाएंगे, इनफैक्ट चारों मिल जाएंगे, तो सारा सॉल्यूशन फेज में होगा। तो अगर मैं इसका Kc लिखूं तो क्या आएगा बच्चों? C अपॉन B अपॉन A अपॉन B इंटू B अपॉन B, राइट? ये आ जाएगा C अपॉन AB इंटू B। अब जरा सोचिए कि अगर आपने सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी, यानी वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो एडिंग वाटर या एडिशन ऑफ वाटर विल इंक्रीज द वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा पूरे सॉल्यूशन का, तो QC की वैल्यू, ये नाउ इट बिकम्स QC। जैसे ये वॉल्यूम चेंज करोगे ना, ये Kc नहीं रहेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो अगर ये QC हो गया
तो जरा कंपेयर करके देखिए, QC becomes greater than KC, that means backward reaction will take place, right? बैकवर्ड रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, कई बार थोड़ा सा मन में ये रहता है कि अगर कोई भी लिक्विड को मैं सॉल्वेंट की तरह लेता हूं, तो क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में लेते हैं, सॉल्वेंट विल हार्डली मेक एनी चेंज, इट विल मेक चेंज, क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी चेंज करने पर आपके सभी कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी और वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है। ऑलराइट गाइस, तो इस तरह से हमने आपको बताया कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ाओ, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाओ या कम करो इन केस ऑफ गैसियस कंपोनेंट, इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, एडिशन ऑफ और रिमूवल ऑफ एनी प्योर सॉलिड और प्योर कंपोनेंट विल नॉट अफेक्ट एनी इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ये था हमारा आज का ली चैटलेट प्रिंसिपल का एक पार्ट। अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर समाप्त करूं, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनअकैडमी। ये ऑफर अलर्ट है अनअकैडमी के बिहाफ पे कि जो बच्चे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ऐसे जो लोग 18 महीने का ले रहे हैं उनको 3 महीने का फ्री मिलेगा। तो अगर आप IIT JEE 2022-23 की प्रिपरेशन प्लान कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक वेल प्लान तरीके से, तो आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन जो आपको सूट करता है ले सकते हैं। और लेने के लिए मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे SD Sir Live, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके बच्चों, इसके अलावा 30 अक्टूबर को लॉक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डे है इस दिन। आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स, प्लानिंग, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, काउंसलिंग एंड मेनी मोर, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि जो IIT JEE प्रिपरेशन में हर्डल्स आते हैं, कैसे आपके IIT JEE की प्रिपरेशन और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को सिंक कैसे करें, टाइम कैसे मैनेज करें, बैकलॉग कैसे कवर करें, इन सभी का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और इसको फ्री इनरोलमेंट करने के लिए मेरा प्रोमो कोड अगेन यूज कर सकते हैं, SD Sir Live। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, बाय बाय।